नमस्कार, विजय बिश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं संजय नैन। कल अपने टॉपिक कर रहे थे मूल अधिकार। आर्टिकल 12 पढ़ लिया था, 13 पढ़ लिया था, 14, 15 तक अपने पढ़ चुके थे। तो 2-3 क्वेश्चन है सबसे पहले, और लिंक साथ साथ में शेयर करते रहिए और लाइव अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। किस आर्टिकल के अंदर ऐसा कहा गया कि ऐसी विधि जो संविधान लागू होने के पहले की है, यदि वो विधि संविधान के साथ संगत नहीं है तो उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया कि ऐसी विधि जो संविधान लागू होने के पहले की है तथा वो संविधान के साथ संगत नहीं है तो उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और तब तक लाइव जुड़ते रहिए, लिंक को शेयर कर दीजिए। हाँ जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार। ठीक है जी, आर्टिकल 13(1) के अंदर ये बात कही गई, संविधान लागू होने के पहले की बात की गई, और 13(2) में जो है वो संविधान लागू होने के बाद की विधि की बात की गई। आर्टिकल 13(3) में अपने विधि की परिभाषा पढ़ी, आर्टिकल 12 में अपने राज्य की परिभाषा पढ़ी, 14 अपने आर्टिकल 14 की जब बात की थी तो 14 में विधि की समता और विधि के समान संरक्षण की बात की थी। आर्टिकल 15 सामाजिक समानता की बात की, 15(1) में जाति धर्म मूलवंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और 15(2) क्या कह रहा था कि इन सभी आधारों पर जो अपने किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक या निजी स्थानों, होटल, कुएं, मनोरंजन उन स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। 15(3) में महिला बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, 15(4) शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, और 15(5) में जो है वो उच्च शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। 15(5) जो है वो 93 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2005 में। तो यहां तक अपने पढ़ चुके थे। नेक्स्ट अगला जो अपने आर्टिकल है वो है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16, अवसर की समानता। आर्टिकल 16 अवसर की समानता, नौकरियों में अवसर की बात करता है। आर्टिकल 16(1) जो है वो ये कहता है कि नौकरियों में सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, अर्थात नौकरियों में जो है वो सभी लोगों को समान अवसर जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये बात कहते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में ये जो शब्द लिखा है अवसर की समता, अवसर की समानता, अवसर की समानता मूल अधिकार के आर्टिकल 16 के अलावा अपने कहां पढ़ते हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अवसर की समानता का उल्लेख मूल अधिकारों के अलावा कहां पढ़ते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना के अंदर जो है वो अपने अवसर की समता का उल्लेख जो है वो मिलता है। तो आर्टिकल 16(1) ये कहता है कि नौकरियों में सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 16(2) कहता है कि राज्य, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, निवास, उद्भव, मूलवंश, इन आधारों पर कोई भेदभाव जो है वो राज्य नहीं करेगा। निवास और उद्भव ये दोनों शब्द अपने पहले आर्टिकल 15 के अंदर नहीं पढ़े थे, यहां पर ये दो शब्द नए हैं। जन्म स्थान, जिस स्थान पे अपना जन्म हुआ है, और निवास, हाल ही अपने जिस स्थान पर निवास कर रहे हैं, और एक यहाँ पे शब्द अपने पढ़ते उद्भव। तो उद्भव का मतलब जैसे अपना कोई प्राचीन पुराना जो दादा परदादा जिस स्थान पे रहते थे, जहां से अपने जो पुराना गांव है या पुराना जिस भी स्थान से अपने हैं, तो वो उद्भव, ठीक है, तो उसको उद्भव कहा जाता है। तो इन आधारों पर राज्य
अवसर की समानता अर्थात नौकरियों में राज्य, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, निवास, उद्भव, मूलवंश, इन आधारों पर नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह बात कहता है कौन? आर्टिकल 16(2). नेक्स्ट है आर्टिकल 16(3). आर्टिकल 16(3) कहता है कि राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, कि निवास के आधार पर भेदभाव जो है वो किया जा सकता है। निवास के आधार पर भेदभाव कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अपने राजस्थान के अंदर कोई प्रतियोगी परीक्षा की भर्ती आई है, मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड के लिए कोई 5000 पोस्टें आई है, और राजस्थान सरकार ये कह दे कि इन 5000 में से 4500 पोस्टें जो है वो केवल राजस्थान के लोगों के लिए है, तो वो निवास के आधार पर भेदभाव है। अब राजस्थान सरकार तो हमेशा ऐसा ही चाहेगी कि ऐसा हो, लेकिन निवास के आधार पर यदि कानून बनाना है तो वो जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, नॉट राज्य सरकार। राज्य सरकारों के पास अधिकार नहीं है, ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है, तो संसद निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। कौन कहता है? आर्टिकल 16(3) कहता है कि संसद निवास के आधार पर जो है वो भेदभाव कर सकती है, ये बात कहता है। आर्टिकल 16(4), 15(4) अपने पढ़ा, शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात कर रहा था। शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, और 16(4) जो है वो बात करता है किसकी? पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण। पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण की बात करता है 16(4). नौकरियों में जो भी आरक्षण है उसका आधार कौन सा है? तो आर्टिकल 16(4) है। और आरक्षण नौकरियों में जो दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है? तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, समाज के ऐसे वर्ग जो सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तथा नौकरियों में जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनको आर्टिकल 16(4) के तहत आरक्षण की व्यवस्था जो है वो की जाती है। अब समाज के वर्ग पिछड़े कौन से हैं, इसका निर्धारण कैसे होता है? तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा एक कमीशन गठित किया जाता है, एक आयोग का गठन किया जाता है, और उस आयोग के द्वारा जो है बाद में उसका वो जो है निर्धारण करते हैं इस बात का कि कौन सा वर्ग, कौन सी जाति जो है वो सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है। अभी अपने इसके 2 आर्टिकल पढ़ने के बाद में एक बात करेंगे आरक्षण से संबंधित सबसे बड़े मामले की। तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात करता है आर्टिकल 16(4). क्या कहता है 16(4)? कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, ये बात कहता है आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4) कै 16(4) कै कहता है पिछड़े वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 16(4) कै या 16(4)(a) प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है, पदोन्नति में आरक्षण। 16(4) कै कहता है कि समाज के ऐसे वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनको पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए, प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है आर्टिकल 16(4) कै। 16(4) ख 16(4) ख जो है वो बात करता है बैकलॉग आरक्षण की। 16(4) ख बैकलॉग आरक्षण की बात करता है कि बैकलॉग आरक्षण जो है वो अधिकतम 50% से ऊपर भी हो सकता है। बैकलॉग आरक्षण जो है वो 50% की सीमा को क्रॉस कर सकता है, ये बात कहता है आर्टिकल 16(4) ख। बैकलॉग का मतलब है बकाया,
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें कोई सीट बकाया रह गई है तो उनको एक साथ 50% से ज्यादा उनको एक साथ जो है वो भरा जा सकता है, तो उसको बैकलॉग कहा जाता है। बैकलॉग के अंदर आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है 50% उसको क्रॉस किया जा सकता है, ये बात कहता है आर्टिकल 16(4). खैर, अब 50% की सीमा कहाँ से आई, कैसे आई, इसकी अपने थोड़ी सी बात करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे आर्टिकल 16(4) कर रहे थे, उस समय अपने एक बात की थी कि अपने एक आरक्षण से संबंधित सबसे बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उसकी बात करते हैं। तो पहले जो है अनुसूचित जाति जनजाति इनके लिए कमीशन था, गठन किया गया था, ओबीसी नाम का वर्ग नहीं था। उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया और बाद में धीरे धीरे मोरारजी देसाई सरकार, इंदिरा गांधी सरकार, इस प्रकार सरकारों ने उनको धीरे धीरे उसमें सुझाव लेते गए और अंत समय में वीपी सिंह सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, खुद सामान्य वर्ग से थे, सामान्य थे, राजपूत थे वीपी सिंह, लेकिन वो जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के जो राजनीतिक थे, जो नेता थे, उनके प्रेशर में थे या वोटों के कारण ओबीसी वर्ग बनाया और उनको ओबीसी को आरक्षण दिया। वीपी सिंह सरकार ने जो है वो एक अलग वर्ग बना दिया ओबीसी और ओबीसी को आरक्षण दिया। ओबीसी को आरक्षण देती, क्योंकि उस समय ओबीसी नाम का वर्ग अपने बात की कि था ही नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति SC ST था, और ओबीसी को जैसे ही आरक्षण दिया देश के अंदर बहुत बड़े आंदोलन प्रारंभ हो गए और आंदोलन प्रारंभ हो गए, मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, सरकार गिर गई, नरसिम्हा राव की वीपी सिंह की सरकार गिर गई और वीपी सिंह के बाद में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और पीवी नरसिम्हा राव जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री बने, पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने ओबीसी के साथ साथ जनरल वर्ग को भी आरक्षण दे दिया, सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया। सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया, वो आरक्षण दिया गया किस आधार पर, आर्थिक आधार पर। जैसे ही सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए इन ओबीसी और सामान्य वर्ग से संबंधित जो आरक्षण है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए। सुप्रीम कोर्ट की एक वकील थी इंदिरा साहनी, आज भी वर्तमान में भी है इंदिरा साहनी जी, और ये जो आरक्षण से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिए वो इंदिरा साहनी वाद के नाम से ही जाना जाता है। इंदिरा साहनी 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है और सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय जो दिए वो निर्णय इस प्रकार थे। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को जो आरक्षण दिया है उस आरक्षण को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया वो आरक्षण वैध है, सही है, जायज है। ओबीसी को आरक्षण दिया है उसको वैध ठहराया और सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया है उस सामान्य वर्ग के आरक्षण को अवैध ठहरा दिया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया था उस आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया। अवैध कैसे घोषित कर दिया कि सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया गया था वो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था और संविधान में आर्थिक आरक्षण जैसा शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आरक्षण देने की व्यवस्था सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण देने की बात जो है वो संविधान करता है। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को अवैध घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। तीसरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कितना का आरक्षण दोगे आप,
अनुसूचित जाति को दे दिया, अनुसूचित जनजाति को दे दिया, और अब एक नया वर्ग बना दिया ओबीसी, इनको 27% दे दिया। अपने टोटल 49.5% तक आरक्षण आप ले जा चुके हो, अब बहुत है, बस आरक्षण इतना ही होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिटेशन, एक सीमा निर्धारित कर दी 50% की, कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन साथ में एक बात कही कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों को छोड़ के आरक्षण की सीमा 50% से क्रॉस नहीं कर सकती। तीसरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का यह था। और निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिया, ओबीसी में क्रीमी लेयर को आरक्षण न दिया जाए। ओबीसी के अंदर भी दो वर्ग बना दिए गए, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मलाईदार परत हिंदी में जिसको बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर अमलाईदार परत। क्रीमी लेयर को आरक्षण न दिया जाए। क्रीमी लेयर कौन से होंगे, क्रीमी लेयर किसे कहा जाता है? तो सालाना, बेसिकली सीधी सी बात है कि सालाना जिनकी 8 लाख रुपए आय है, या जिस बच्चे के माता पिता राजपत्रित अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर इन पोस्टों पे है, तो उसको, और वो ओबीसी वर्ग का है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस वर्ग को क्रीमी लेयर कहा जाता है। सालाना 8 लाख रुपए इनकम या राजपत्रित अधिकारी जिस बच्चे के पिता है, तो वो क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये निर्णय इंदिरा साहनी मामले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से संबंधित दिए। तो ओबीसी के आरक्षण को वैध ठहराया, सामान्य वर्ग के आरक्षण को अवैध ठहराया, 50% की सीमा क्रीमी लेयर को आरक्षण, क्रीमी लेयर जो है वो आरक्षण के अंतर्गत उसको नहीं शामिल किया जाएगा। ये बातें, 4 निर्णय जो है वो प्रमुख इंदिरा साहनी वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए। तो ये बातें आर्टिकल 16 से संबंधित थी। नेक्स्ट इसके बाद अपनी बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत की बात करता है। कि समाज में अपने प्राचीन टाइम में देखते थे कि जाति धर्म इन आधारों पर छुआछूत की जाती थी, भेदभाव किया जाता था। तो उस बात का ये विरोध करता है। और ये आर्टिकल, यदि इस आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है, छुआछूत के आधार पर कोई व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो उसके आर्टिकल 17 उसके मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। ये बात कहता है आर्टिकल 17। अगला आर्टिकल अपना है 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियां जैसे अपने हिस्ट्री के अंदर देखते हैं, पहले अपने जितने भी राजा महाराजा थे उनको महाराणा, महाराजा, राव, हालगुरु, चापगुरु, जो भी आप जितने भी उपाधियां पढ़ते हैं, तो वो जो भी उपाधियां पहले दी जाती थी उन सभी उपाधियों का अंत किया गया। ये भी एक समानता है। इसके लिए उन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया कि कोई व्यक्ति भारत में किसी व्यक्ति को एक विशेष उपाधि से नहीं नवाजा जाएगा। सभी व्यक्ति भारत में क्या है, समान है। इसीलिए उन उपाधियों का अंत किया गया, उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। उपाधियां केवल 2 ही क्षेत्र में वर्तमान में दी जा सकती है। कौन कौन से क्षेत्रों में? सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। सेना व शिक्षा के क्षेत्र में ही केवल उपाधियां दी जा सकती है। सेना और शिक्षा के अलावा अन्य किसी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जा सकती। इन दोनों क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती है। एक अपने पुरस्कार पढ़ते हैं, नाम सुना होगा, भारत रत्न, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री,
ये पुरस्कार है 1954 के अंदर भारत सरकार, पंडित नेहरू सरकार ने इनको प्रारंभ किया और ये पुरस्कार जिस भी व्यक्ति को दिए जाते हैं वो व्यक्ति इन पुरस्कारों को अपने नाम के साथ प्रयोग में नहीं ला सकता, और यदि वो नाम के साथ प्रयोग में लाता है तो उससे वो पुरस्कार वापस पे लिया जा सकता है। एक मूवी भी है हिंदी, नाम उसका ध्यान में नहीं आ रहा, और थिएटर के अंदर वो जो उसके डायरेक्टर थे उन्होंने जब शुरू के अंदर वो मूवी चलती है तो उसमें उन्होंने नाम के साथ उनको जो अवार्ड मिला था पद्मश्री वो लिख देते हैं, और उसको लेके बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, तो ऐसा कुछ मामला भी आया था पहले, तो और उससे वो अवार्ड वापसी हो गई थी बाद में। तो इस प्रकार से जो है वो ये पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिले हैं वो जो है वो अपने नाम के साथ इनका प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये 4 पुरस्कार हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिस भी व्यक्ति को मिले वो व्यक्ति अपने नाम के साथ इनका प्रयोग नहीं कर सकता। उपाधियां क्या भारत से संबंधित या अन्य किसी दूसरे देश से अपने उपाधियां ग्रहण कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्या भारत के अलावा अन्य किसी दूसरा देश से यदि अपनी उपाधि लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते? कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब दीजिए। हाँ जी, नहीं ले सकते, ठीक है। उपाधियां अन्य देश से भी अपने ग्रहण नहीं कर सकते। राष्ट्रपति, यदि कोई ऐसा नागरिक है, कोई विदेशी नागरिक है जो भारत में निवास कर रहा है, तो वो राष्ट्रपति की परमिशन से जो है वो दूसरे देश से उपाधि ग्रहण कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक दूसरे देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, सम्मान प्राप्त कर सकता है लेकिन उपाधि जो है वो ग्रहण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की परमिशन से विदेशी व्यक्ति उपाधि का धारण कर सकता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार में किसी लाभ के पद पर आसीन है तो वो भी दूसरे देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो कोई सम्मान प्राप्त कर सकता है। तो ये अपनी बात करता है किसकी? उपाधियों के अंत की बात करता है, आर्टिकल 18। तो ये चीजें अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दी गई। ये समानता का अधिकार है अपना, आर्टिकल 14 से 18 तक अपने पढ़ा। अगली क्लास में अपने अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे। आर्टिकल 12 में अपने राज्य की परिभाषा की बात की। आर्टिकल 13 जो है उसमें किसकी बात की अपने? आर्टिकल 13 के अंदर 3 चीजें अपने पढ़ी। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण की बात की। आर्टिकल 15 जो है सामाजिक समानता की बात की। आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब दीजिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बैकलॉग आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% हो सकती है? हाँ जी, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, आर्टिकल 16(4) ख। आर्टिकल 16(4) ख में बैकलॉग आरक्षण की बात करता है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 50%। उससे संबंधित एक मामला भी था, उसकी थोड़ी अपने चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु के अंदर 69% आरक्षण जो है वो तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया। अब इंदिरा साहनी वाद के अंदर निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो जैसे ही तमिलनाडु सरकार ने आरक्षण की सीमा 69% की, लोग भागकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि साहब ये देखिए तमिलनाडु सरकार ने जो है वो आरक्षण 69% कर दिया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछा गया तब तमिलनाडु सरकार ने ये तर्क दिया कि सर आपने 50% की सीमा निर्धारित की है, लेकिन उसके साथ एक बात कही थी कि विशेष परिस्थितियों में 50% की सीमा को बढ़ाया जा सकता है।
तो विशेष परिस्थितियां आपकी कौन सी विशेष परिस्थितियां कि तमिलनाडु सरकार ने फिर कहा कि जी हमारी विशेष परिस्थितियां इस प्रकार है कि हमारे एक वर्ग जैसे ओबीसी है तो आधे से अधिक आबादी तो हमारी ओबीसी की है, अन्य वर्ग को भी और आरक्षण जो जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, तो अन्य वर्ग को हम आरक्षण किस आधार पर दें, उनको आरक्षण देने के लिए हमें 50% की लिमिट को जो है वो क्रॉस करना पड़ा। तो ये तमिलनाडु सरकार जो है वो वहां पे 69% आरक्षण का मामला था। पहले उस आरक्षण के विवाद से बचने के लिए उस आरक्षण को किसमें डाल दिया गया था, 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया गया था। 9वीं अनुसूची से संबंधित आपको पता है कि 9वीं अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, लेकिन अभी जो है अब की कंडीशन यही है कि इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो ये अपना समानता का अधिकार है। अगली क्लास के अंदर अपने स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब दीजिए। कल एक स्टूडेंट ने अनुसूची 5 के बारे में पूछा था, तो 5वीं अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित प्रावधानों की बात करता है, उनके लिए जो विशेष प्रावधान है उनकी बात करता है। और एक सभी स्टूडेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड यदि अपने क्वेश्चन करें ज़्यादा से ज़्यादा तो बेहतर रहेगा। अगली क्लास तक के लिए नमस्कार।